हेलो एवरीवन। आज 19 नवंबर है और आज का पहला टॉपिक है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्राइबल्स हैं, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसको लॉन्च किया गया था 1997 या 98 में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया था। क्लास 6 से क्लास 12 के लिए ये होता है। ट्राइबल और मेजॉरिटी ट्राइबल एरियाज में फोकस करता है ट्राइबल्स की एजुकेशन को लेकर के, खासकर इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हर ट्राइबल मेजॉरिटी ब्लॉक में एक वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल स्कूल बनेगा। ये स्कूल फुल्ली रेजिडेंशियल होता है। यहाँ पे बच्चे खाते पीते स्पोर्ट्स खेलते हर तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उनका। फैसिलिटीज़ भी सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। स्मार्ट क्लासरूम, लैब, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात की एजुकेशन फ्री होती है यहाँ पे। बुक्स, फूड सब कुछ पूरे तरीके से फ्री होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज की बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि डिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व करता है। काफ़ी ट्राइबल एरियाज में स्कूल दूर होते हैं, वो बच्चे जा नहीं पाते वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, तो उन सारी चीज़ों को ये सॉल्व कर देता है। तो 2018 में गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जिस भी ब्लॉक में 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होगी या 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल रेजिडेंट्स होंगे, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। NESTS इसे इम्प्लीमेंट करता है या मैनेज करता है, जिसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब इसमें 480 स्टूडेंट्स होते हैं हर स्कूल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 10% सीट है वो नॉन ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्राइबल्स को ही मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो ये पॉइंट ज़रूर पूछेगी। तो इसे आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। जो अगला टॉपिक है वो इन्वॉल्यूशन है। अब इन्वॉल्यूशन क्या होता है? इसमें एक तरीके से इन्वॉल्यूशन क्या है कि मेहनत बढ़ रही है पर आउटपुट नहीं बन रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी में प्रिपरेशन के टाइम पे जब आप पढ़ रहे हैं, आप हर दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, हर दिन आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, पर आप टेस्ट दे रहे हैं अगर, तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। कब हो सकता है कभी कभी डिक्रीज हो जाए। तो इसे क्या कहते हैं? प्रिपरेशन इन्वॉल्यूशन। मतलब आप कर तो रहे हैं पर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। मेहनत हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं बन रहा है। अगर किसी खेती वाले गांव में हम देखें तो जमीन उतनी ही है, जितनी जमीन थी उतनी ही है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो काम करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन फसल का जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही रहेगा ना। ज़्यादा लोग मिल करके छोटे से खेत पे काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं ना कि वो खेत बहुत बड़े खेत के बराबर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होगा। इन्वोल्यूशन का मेन सिम्टम क्या है कि एफर्ट ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी सेम हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन इनकम जो है, इंसान की इनकम कम हो जाएगी। सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। तो ये अभी देखने को कहाँ मिला है? चाइनीज इकोनॉमी में ऐसा देखने को मिला है कि वो इन्वोल्यूशन के सिम्टम्स दिखा रही है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है या 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है तेलंगाना गवर्नमेंट के स्पीकर को कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें वो बहुत लेट कर रहे हैं। तो इसका जो सिंपल आइडिया है डिस्क्वालिफिकेशन का वो क्या है कि एमएलए या एमपी पार्टी बदलकर गवर्नमेंट को गिराने या बनाने में गेम ना खेले। यानी पब्लिक जो मैंडेट है उसे बचाया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर रहे। तेने शेड्यूल के हिसाब से जो एमएलए को सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दो सिचुएशन होती है जिसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एमएलए। पहली क्या है? पहली है कि अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे दे, और दूसरी क्या है, अपनी पार्टी के मेंबरशिप को ही छोड़ दे। अगर कोई एमएलए कांग्रेस पार्टी से जीता है पर उसने फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के फेवर में वोट कर दिया, तो ये डिफेक्शन माना जाएगा। यहाँ स्पीकर उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। स्पीकर का रोल यहाँ सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्यों है? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो फाइनल डिसीजन है वो स्पीकर ही लेता है। अब पहले क्या था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पीकर के डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता है, पर अब जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया गया है इस चीज़ को। तो अब जो भी डिसीजन लेगा स्पीकर शेड्यूल से रिलेटेड, वो कोर्ट में डिस्कस किया जा सकता है। आजकल जो डिफेक्शन का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब लोग इसमें भी लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब डायरेक्ट पार्टी स्विच करने की बजाय पहले रिजाइन कर देते हैं मेन पार्टी से, उसके बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये सारे केस भी डिफेक्शन के लिए ही लिए जाएंगे। और वो कोशिश कर सकते हैं पर डिफेक्शन वो खोज पाएंगे नहीं।
ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स से है। हमने कल एक मेडिसिन डिस्कस की थी, एक थेरेपी डिस्कस की थी, इसका कस्टमाइज्ड थेरेपी नाम था। जो क्या करती थी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में मतलब जो पर्सनल इंडिविजुअल है उसके लिए ही वो मेडिसिन बनाई जाती थी, नॉर्मल मेडिसिन की तरह नहीं कि जैसे डेस्परिन मेडिसिन है या पैरासीटामोल है या और भी कोई सारी नॉर्मली यूज होने वाली दवाएं हैं जो हर कोई सेम यूज करता है। अगर आपको फीवर है तो आप भी पैरासीटामोल खाएंगे, सेम वही मैं भी खाऊंगा। पर जो प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स है वो मेरे और आपके लिए हमेशा अलग होगी। हर पेशेंट को डिफरेंट होता है, हर पेशेंट डिफरेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा, टेलर मेड होगा। मतलब जैसे हमारे कपड़े सबके अलग साइज के होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही मेडिसिन भी सबकी अलग होनी चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, बॉडी की नीड्स अलग है, बॉडी रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करती है। तो ये जो फील्ड है इसमें जीन है, प्रोटीन है, सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम है और बॉडी के रिस्पॉन्स को बहुत सारी चीज़ों पे डिज़ाइन किया जाता है कि बॉडी हर चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यानी ट्रीटमेंट जेनरिक नहीं होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, टारगेटेड होता है और एक्सट्रीमली प्रिसाइज होता है। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में अगर आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी क्या करती है, सारी सेल्स पे अटैक करती है, वो कैंसर सेल्स हैं या कैंसर सेल्स नहीं है, वो अगर उस एरिया में है तो वो सबको अटैक करेगी। पर प्रिसीजन थेरेपी में क्या होता है कि जो ट्यूमर के जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और सिर्फ उस म्यूटेशन को टारगेट करने वाली मेडिसिन बनाई जाती है। साइड इफेक्ट इस वजह से बहुत ही कम हो जाते हैं और फायदा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें तीन बड़े टूल्स यूज होते हैं जो इस तरीके से। पहला क्या है, सबसे पहला बड़ा टूल क्या है, जेनोमिक्स। और उसके बाद क्या आता है, एआई। फिर आता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अब जेनोमिक्स और ये सब क्या है, जेनोमिक्स क्या होता है, जेनोमिक्स में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट का डीएनए है उसको डीपली एनालाइज करते हैं, फिर वो जो सारे हमारे पास डेटा आए हैं उसको हम इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बाकी सारी चीज़ों से। फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो आपको नाम से ही लग रहा है कि ड्रग सिर्फ डिजीज साइट पे जा करके अपना काम करेगा। अब आज इस अप्रोच से कैंसर, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज और ऑटो मेटाबॉलिक डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अब ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, बहुत ज़्यादा फुली डेवलप्ड नहीं है। तो फ्यूचर में हो सकता है और भी बेनिफिट्स हो इसके और ये कॉमन मैन तक भी पहुंच सके, क्योंकि जब तक कोई मेडिसिन कॉमन मैन तक नहीं पहुंचती तब तक वो फुल्ली डेवलप्ड क्या ही फायदा उसका, अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसे यूज नहीं कर पा रही है तो अब जो नेक्स्ट है, मैंने कल आपको बताया था कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक एलपीजी डील साइन हुआ, जिसमें इंडिया हर साल 10% अपना जो भी एलपीजी का रिक्वायरमेंट है वो यूएसए से करेगा, परचेज करेगा। लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना मैं भूल गया था। तो जो बेसिक फैक्ट्स हैं इससे कुछ इस तरीके से हैं कि जो एलपीजी होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलके बना होता है। तो जो प्रोपेन होता है 50-60 हो सकता है परसेंटेज में, और ब्यूटेन 40 से 50% हो सकता है। इंडिया सबसे ज़्यादा परचेज कहाँ से करता है एलपीजी, हम सबसे ज़्यादा कतर से एलपीजी परचेज करते हैं अराउंड 65%। और फिर हम जो एलपीजी परचेज कर रहे हैं वो उसे यूज़ कहाँ करेंगे, तो हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यहाँ, हाउस होल्ड में एलपीजी यूज़ होता है। 90% एलपीजी जो भी हम परचेज करते हैं वो हाउस होल्ड में हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये था एलपीजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, अगर इन केस आ जाते हैं तो। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से है। अब ये नाम से लग रहा है कि कोलंबो है तो ये इंडियन ओशियन से रिलेटेड होगा। फिर सिक्योरिटी है तो इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी के बारे में कुछ बात होगी इसमें। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये एक रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज के लिए बनाया गया है। ये स्टार्ट हुआ था 2011 में। इसमें कौन कौन जो मेन स्टार्टिंग मेंबर कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया था, श्रीलंका था और मालदीव्स था। ये तीन लोग मेन थे। फिर 2020 में इसमें मॉरिशस भी आ गया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो बांग्लादेश है और शेसल्स है ये ऑब्जर्वर मेंबर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लोग परमानेंट मेंबर नहीं है या मेंबर नहीं है, ये लोग सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक। फिर जो लास्ट टॉपिक है आज का वो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा के बारे में आपने सुना होगा, ये छोटा नागपुर एरिया से ताल्लुक रखते थे। और वो एरिया आजकल कहाँ पे आता है, झारखंड स्टेट में आता है।
इनका बर्थ कब हुआ था? 1875 में हुआ था, 15 नवंबर को। जिस अब उस तारीख पे हम बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं, या फिर इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 2021 में गवर्नमेंट ने जनजाति गौरव दिवस बोल दिया था। तो अब हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। कहाँ पे हुआ था? कुंथी, एक मुंडरी प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पे कुंथी नाम का गांव था, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। इन्हें धरती आबा भी कहते हैं। और बिरसायत फेथ को इन्होंने बनाया था, जिसमें वन गॉड को फॉलो करते हैं, और फिर जो नेचर वर्शिपर्स होते हैं प्लस जो एनिमिज्म होता है, मतलब जो भी नेचर वर्शिपर्स होते हैं वो हमेशा नेचर को और एनिमल्स को दोनों को कंबाइंड रूप से प्रे करते हैं। तो दोनों का मिक्सचर था ये, वन गॉड भी था और नेचर प्लस एनिमल। 2000 में झारखंड स्टेट बना था, गौतम सॉरी बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे। ये 1900s में इनकी डेथ हो गई थी प्रिजन में। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो मुंडा रिवॉल्ट किया था इन्होंने, इसे हम उलगुलन भी कहते हैं। इससे यूपीएससी क्वेश्चन पहले ही पूछ चुकी है, हो सकता है रिपीट कर दे। अब ये जो उलगुलन इनका रिवॉल्ट हुआ था, ये हुआ क्यों था? ये धीखूस को भगाने के लिए हुआ था। अब धीखूस कौन है? धीखूस आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर मतलब जो भी बाहर के लोग आकर के ट्राइबल लैंड्स पे कब्जा कर लेते हैं, ट्राइबल्स को हटा करके उनको जो भी उनका कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसके लिए हुआ था। फिर उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ था, और जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है ट्राइबल्स से नॉन ट्राइबल्स को, वो रोक दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। और मुंडरी कुंथक कदियार सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे जो भी ओरिजिनल सेटलर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि वो मुंडाज ही हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।